नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे मंच पर अतिथि के तौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार के प्रांत संगठन मंत्री धीरज जी उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ मौलिक प्रश्न करें और सामाजिक मुद्दों को भी रखें। आपके हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके पूरे टीम को। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपसे पहला प्रश्न यह है कि जहां अभी की युवा पीढ़ी सरकारी नौकरी की ओर ध्यान दे रही है, वहीं आप उत्तर बिहार के प्रांत संगठन मंत्री के पद के दायित्व को संभाल रहे हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आने का आपका उद्देश्य क्या रहा था? एक तो सबसे पहले मैं आपके पूरी टीम को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस मंच के माध्यम से लगातार समाज के विविध क्षेत्रों के विषय को आपने उठाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि जो समाज की आज ज़रूरतें हैं, आप उनको प्रत्यक्ष रूप से एक मीडिया के माध्यम से आप उसे रखने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक बात इस क्षेत्र में आने की है, तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से समाज और राष्ट्र की जब बात करते हैं, तो ये दोनों बातें तब पूरी होती है जब आपके अंदर नैतिक गुण हो। और जब तक आपके अंदर नैतिक गुण नहीं होगा, सामाजिक संवेदना नहीं होगी, तब तक आप समाज की जो आप कल्पना जो रखते हैं मन में, और समाज के ही कल्पना से फिर राष्ट्र का निर्माण होता है, तब तक ये शायद एक अधूरा सा विषय रह जाएगा। इस नाते मुझे जो लगा कि आज जो समाज में जिस प्रकार की विकृतियां हैं और जिस प्रकार से राष्ट्र जहाँ की पूरी दुनिया को भारत ज्ञान संस्कार के माध्यम से पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत था, आज वो किस स्थिति में खड़ा है। तो ऐसे बातों को जब हमने समझने का प्रयास किया, जो ध्यान में आया, तो मेरे अंदर में भी एक प्रेरणा आया कि मुझे भी कुछ समाज के लिए करना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं निकल पड़ा। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किस वर्ष जुड़े? मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में 2010 से आया, लेकिन 2013 से मैं पूरा फुल फ्लेज में एबीवीपी में काम करना शुरू किया। आपने इससे पहले बताया भी, पर आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़े किसी के प्रेरणा लेते हुए या किसी को देख के आपने यह निर्णय लिया? नहीं, मैं एक तो मैं जब छात्र था, तो छात्र के नाते मैं जब पहली बार कॉलेज में गया, तो वहाँ भी मैंने स्टूडेंट यूनियन को देखा, स्टूडेंट यूनियन के लीडरों को देखा, छात्र नेताओं को। तो मैंने उनसे कई बार मिला, बातचीत हुई, तो उनके अंदर जो काम करने की, जो विद्यार्थियों के संदर्भ में जो काम करने की ललक थी और जो काम करने का जो स्वभाव था उनके अंदर, तो वो देखकर मेरे मन में एक ऊर्जा का संचार हुआ, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ। और मुझे भी लगा कि शायद कैंपस में जिस प्रकार से विद्यार्थियों को अनेक समस्याएं रहती है, तो क्यों ना मैं भी एक इस प्रकार से कुछ विद्यार्थियों का मैं भी कुछ समस्या का समाधान कर दूं या कर सकूं। इस संदर्भ में मैंने वहां पर वो बात सोची और फिर अंततः इसी ओर निकल पड़ा। तो अभी तक मैं विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा हूं। 2016 से ऐसे मैं फुल टाइमर के नाते अभी काम कर रहा हूं, और मुजफ्फरपुर ऐसे मेरा अभी केंद्र है, नॉर्थ बिहार में पूरा मैं जिले में प्रवास मेरा रहता है पूरे समय तक। किस कॉलेज या स्कूल में रहकर आपने इस संगठन को ज्वाइन किया? मेरी पढ़ाई तो ऐसे प्राइमरी पढ़ाई मेरी रेलवे मिडिल स्कूल और रेलवे हाई स्कूल से मैंने 10th पास किया, और 12th की पढ़ाई हुई, और ग्रेजुएशन मैंने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी संबंधित शेखपुरा कॉलेज से हमारी पढ़ाई हुई। और फिर मैंने पीजी यानी एमए की पढ़ाई मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स मगध यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। जिस वक्त आप संगठन से जुड़े, कोई भी बच्चा जब किसी संगठन से जुड़ता है अपने शिक्षा से, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है सरकारी नौकरी का दौर चल रहा है, तो उस वक्त आपके परिजन ने आपको रोका नहीं या परिजन ने आपका विरोध नहीं किया? नहीं, ऐसा है कि विरोध तो स्वाभाविक है। एक जब पारिवारिक और सामाजिक जो ताना बाना है आज का, तो स्वाभाविक है कि हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि मेरा भी बेटा कुछ अच्छा पढ़कर अच्छे सरकारी जॉब में जाए ताकि उनका जीवन भला हो।
मुझे जो लगता है कि जब वो एक माता पिता का सोच हो सकता है, उसमें मैं कहीं से कोई दोष नहीं लगाऊंगा, और वो होना भी चाहिए, हर एक माता पिता का एक सपना होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर एक यूं कहे तो जब मैं भगत सिंह को पढ़ रहा था, ऐसे भारत के कई महापुरुषों को पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे कई बार सिनेमा घरों में भी सिनेमा इस प्रकार का मैं देखता था, तो मेरे अंदर भी ये भाव आया कि जब वो अपनी जवानी को अपने देश के लिए, स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, क्योंकि उनके भी माएँ थी, उनके भी बहनें थी, उनके पिता, उनके भाई, परिवार सब कुछ था, लेकिन उन चीज़ों का वो कभी भी कहे तो प्राथमिकता ना देकर नेशन फर्स्ट को प्राथमिकता देकर जो है उन्होंने अपने जीवन को भारत के लिए समर्पण कर दिया। तो क्या मैं आज तो जीने का, अब आज तो मरने का दिन नहीं है, अब तो भारत के लिए मरना नहीं है, बल्कि भारत के लिए जीने का दिन है। तो जीना है तो हमको किस प्रकार से जीना है, तो भारत को बनाने के लिए जीना है। तो इस नाते हमें लगता है कि हमारे मन में ये प्रेरणा जगी, और मुझे लगा कि नहीं, भारत के लिए अगर कुछ करना है तो पहले मुझे स्वयं को निखारना पड़ेगा, और जब तक मैं स्वयं नहीं निखरूंगा तब तक समाज का निर्माण नहीं कर पाऊंगा, और जब समाज का निर्माण होगा तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ऐसा ध्येय के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन परिजन ने जब आपसे, आपके माता पिता ने इस विषय में आपसे पूछा होगा कि आगे नौकरी का क्या, आगे जीवन यापन कैसे होगा, तो मुझे आपने किस प्रकार जवाब? मुझे इस संदर्भ में मैंने परिवार को, माता पिताजी, भाई बहन सभी को मैंने यही कहा कि मेरी पढ़ाई हायर एजुकेशंस की ओर जानी चाहिए, यानी कि मैं 12th पास कर एक साधारण सा जॉब पाकर मैं जीवन को नहीं उस ओर लेके जाऊंगा, अपितु मेरे पास अभी ग्रेजुएशन के बाद पीजी के बाद पीएचडी, इस संदर्भ में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने उन सारे चीज़ों के बारे में बताया, तो घर वाले को भी लगा, और घर वालों के साथ कई बार अपने जो कहें कि अपने समाज के कई ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे भी बातचीत हमारे परिवार के लोग करते थे, तो उनके मन में भी आया कि कुछ चीज़ें करने के लिए कभी समय भी देना अति आवश्यक हो जाता है। तो उस दिशा में फिर मेरे परिवार के लोगों ने भी देखा, मेरे काम को देखा, संगठन के प्रति मेरा समर्पण को देखा, और उसी समर्पण के आधार पर यूँ कहे कि मेरे पिताजी का और माताजी का भी मेरा जितना त्याग है उससे बड़ा त्याग मेरे माता पिता और मेरे परिवार का है, क्योंकि अगर उनका त्याग नहीं होता तो शायद आज मैं एबीवीपी का काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आज मैं जब एबीवीपी का काम कर रहा हूँ तो आज मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ वो एबीवीपी का बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए एबीवीपी में काम करने का जो त्याग मेरा है उससे बड़ा त्याग मेरे परिवार का है, इसलिए मैं अपने परिवार के प्रति भी जीवन भर ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार में जीने वाले, एक किसान का बेटा, एक कहे कि एक साधारण सा परिवार में रहने वाले, मिट्टी के घर में रहने वाले परिवार का बच्चा अगर इस प्रकार के स्वप्न लेकर समाज के लिए काम करने के लिए जब आगे निकलता है तो समाज के लोगों में और परिवार के लोगों में भी इस बात का घबराहट होता है कि इनके भविष्य का क्या होगा। ये स्वाभाविक एक चिंतन मनन होता है। तो लेकिन जिस प्रकार से हमारे परिवार ने इस संदर्भ में सोचकर हमें जो सहयोग दिया, मैं उस नाते आज यहाँ पर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि कभी भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो प्रतिभा, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, आपके प्रतिभा को कोई रोंद नहीं सकता। इसलिए अपने प्रतिभा को समाज के सामने लाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप समाज के सामने अपनी प्रतिभा को नहीं लाएंगे तब तक इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ हमें जॉब पाने वाला युवा नहीं बनना है, बल्कि जॉब देने वाला युवा बनना है। हमको इस सोच के साथ हमारे भारत के युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिनको जॉब के क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं सारे युवा एबीवीपी के कार्यकर्ता या एबीवीपी के फुल टाइमर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो जॉब कर के दृष्टिकोण से पढ़ाई करे, मैं उसको यही कहना चाहता हूँ आपके मन से माध्यम से कि वो जॉब लेने के लिए पढ़े, लेकिन वो सिर्फ जॉब लेने वाला ना बने बल्कि जॉब देने वाला बने। हम ऐसे युवाओं से आह्वान करते हैं। तो संगठन में जुड़ने से पहले आपकी कुछ तो इच्छा रही होगी कि सिविल सर्विसेज में जाना है या कंपटीशन की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ? एक मेरी इच्छा थी कि मुझे मैं यूँ कहे तो जब मैं ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था तो मैं पटना में भी कुछ दिन रहकर रेलवे की तैयारी भी किया। 1-2 बार मैंने एग्ज़ाम भी दिया। ठीक है, एग्ज़ाम में मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो अंततः मैं
वो जॉब के संदर्भ में बहुत ध्यान नहीं दे पाया और मुझे इसी सामाजिक क्षेत्र में काम करने में काफ़ी रुचि लगी और मैं इसी को निरंतर करता रहा। आप भी एक युवा हैं, तो अभी देश के बेरोजगारी दर को आप किस तरीके से देखते हैं? भारत में अगर बेरोजगारी की बात करें तो बिहार का जो एक मानसिकता है कि एक 12th पास करने के तुरंत बाद हमें जॉब चाहिए, तो जॉब पाने के लिए भी आपको हायर एजुकेशंस की ओर आना पड़ेगा एक अच्छी जॉब पाने के लिए, चाहे वो आप यूजी हो, यूजी के बाद पीजी हो। आज बिहार की अगर बात करें तो बिहार के युवा आज शोध के संदर्भ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैंने शोध के तरफ कभी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमको इसको भी समाज के सामने ये विषय लेके आना पड़ेगा कि आज कई बातों पर रिसर्च हो सकता है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो कई प्रकार के अनुसंधान के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्र है। तो हमको उस क्षेत्र में अभी हमको रिसर्च करने की आवश्यकता है। आज जहाँ तक बात करते हैं भारत की विश्व गुरु बनाने के लिए, तो भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आज हमारा पर्यावरण किस दिशा में जा रहा है। आज सारे नदी नाले तालाब सब सूख रहे हैं। हमको हमारे भारत के युवाओं को इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में रिसर्च करने की आवश्यकता है कि हम कितना लेवल तक पानी को माने कि बर्बाद कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमको इसके अलग अलग उपाय ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए सिर्फ जॉब पा लेने से मात्र भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़िए और एक रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए। अलग अलग प्रकार के चीज़ों को लेकर नए नए युवाओं को जोड़िए और उनको मौका दीजिए, अवसर दीजिए, तभी बिहार बढ़ेगा और बिहार बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। अभी छात्रगण जो हैं आपके जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, किसी कार्य हेतु यदि किसी कोचिंग क्लास में या किसी भी विद्यालय के क्लास में जाते हैं तो छात्र का कहना होता है कि एबीवीपी का दलाल आ गए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है कि देखिए हर एक जगह पर कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव बातें होती है। आप जुड़ रहे हैं तो आप किस उद्देश्य से जुड़ रहे हैं ये आपको तय करने पड़ेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थी के समस्याओं के समाधान को लेकर बात करने की बात कही और कही कि जब समस्या की समाधान की बात करेंगे तो जब भारत युवाओं का नेतृत्व करने वाला देश अगर बन रहा है तो भारत की हर एक समस्या युवाओं की समस्या है। तो इस दृष्टिकोण से भारत के युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ समाज के सभी प्रकार की समस्याओं की समाधान को लेकर हम बात करते हैं। हमारा मूल काम सिर्फ आंदोलन खड़ा करना नहीं है, आंदोलन से समस्या के समाधान तक कैसे पहुंचे हमको उसके संदर्भ में भी हम विमर्श शुरू करते हैं। हम उसको लेकर भी कई बार जो है चर्चा, संवाद, जन जागरण, कई प्रकार के अभियान चलाते हैं। जहाँ तक बात दलाल की है तो ऐसे कई संगठन हैं आज भी अपने आप को वो ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, लेकिन आज अब आप कैंपसों में जाकर देखेंगे तो आज वो शायद वो चुनाव के जब छात्र संघ स्टूडेंट इलेक्शन जब होता है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होता है तो उस समय कई छात्र संगठन आपके दिखेंगे, लेकिन जब वो समस्या की बारी आती है तो वहाँ पर वैसे संगठन नहीं दिखते हैं। तो एबीवीपी निरंतर 365 दिन कैंपसों से लेकर समाज के बीच में काम करने वाला छात्र संगठन है। और जहाँ तक बात दलाल की है तो बेशक कुछ दलाल होंगे, घूम रहे होंगे, उसे पहचानने की आवश्यकता है। एबीवीपी इन सारी बातों पर विश्वास नहीं रखती है और जो अगर इस प्रकार के समस्या उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करती है, विद्यार्थी परिषद अपने तरीके से जो अपनी प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है कि जो आर्थिक रूप से आप अपने दैनिक कार्यों के लिए जो खर्च करते हैं, आप तो अभी कुछ काम कर नहीं रहे क्योंकि आप प्रांत संगठन मंत्री हैं, तो उस खर्च को आप कहाँ से मेंटेन करते हैं? विद्यार्थी परिषद की एक अपनी कहे तो कार्य की एक अपनी पद्धति है कि हम समाज के सहयोग से संगठन चलाते हैं। यानी संगठन के माध्यम से जिस प्रकार के कई प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं वो आप लोगों के माध्यम से भी समाज को दिखाने का प्रयास करते ही हैं। तो हमारा जितना भी कार्यक्रम होता है वो समाज के सहयोग से होता है और उसी सहयोग के माध्यम से संगठन का संचालन होता है। तो जो भी कुछ चीज़ें हैं हम उनको जोड़कर संगठन के काम में भी लगाते हैं और कार्यक्रम में भी लगाते हैं। तो दोनों बातें हमारा इससे जुड़ा होता है। आप संगठन से जुड़े हुए हैं तो कई प्रकार के आंदोलनों ने किया होगा आपने, तो आंदोलन से जुड़ी कुछ कहानी बताइए, कुछ जो यादगार पल हो। निश्चित। तो मैं अगर मेरी प्रारंभिक
जब मैं छात्र जीवन में था और एक छात्र कार्यकर्ता के नाते यानी एबीवीपी का एक कार्यकर्ता के नाते जब मैं काम कर रहा था, तो मैं इसी डीएसएम कॉलेज में एक बार हमारे कुलपति का आगमन हुआ और उसी समय अपना डीएसएम कॉलेज में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन होने वाला था। तो उस समय हम लोगों ने कई बार ऐसे प्रदर्शन आंदोलन किए, कई बार हमने वाणिज्य संकाय को लेकर भी मांग किए, कई बार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त करने का भी लगातार हम लोगों ने मांग की है। आज उसी का परिणाम है कि जो कैंपस में जो वातावरण, आज छोटा कैंपस है लेकिन जो वातावरण आज जो दिख रहा है वो विद्यार्थी परिषद का देन है। दूसरा विषय है कि उसी जब ई लाइब्रेरी का जब उद्घाटन होना था तो उसमें कुर्सियाँ नहीं थी, सारे कंप्यूटर्स लग गए थे लेकिन कुर्सियाँ नहीं थी, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने उसी समय आंदोलन करके और सारे कुर्सियों को उसमें लगवाने का काम किया। वो विद्यार्थी के लिए था, वो कैंपस के लिए था। साथ ही हमने तुरंत जनरेटर भी नहीं था, जनरेटर का भी मांग किया, वो जनरेटर भी लगा। तो कुल मिला के विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के आंदोलन में हम लोगों ने भूमिका निभाई है। इस प्रकार का अगर देखेंगे तो 2015 में 26 मार्च 2015 में बिहार के संदर्भ में यानी शिक्षा बचाओ आंदोलन को लेकर, शैक्षणिक अराजकता को लेकर एक बहुत बड़ी आंदोलन हुई। उसमें लगभग 30,000 विद्यार्थी पूरे बिहार भर के विधानसभा घेराव में सम्मिलित हुए थे। इसमें कई हमारे कार्यकर्ता चोटिल भी हुए। तो उसके आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि बिहार की जो शिक्षा की जो गिरती स्थिति थी, हमने उसको लेकर शंखनाद किया। यानी कि जहां बिहार हमारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसा धरोहर हमारे पास होने के बावजूद भी जो बिहार की जो शिक्षा की स्थिति थी, उस स्थिति को लेकर बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया। आज उसी आंदोलन का एक जीता जागता उदाहरण है कि कहीं कैंपसों में जो है अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं थी, आज उसकी समाधान दिख रहे हैं। अभी बहुत आमूलचूल परिवर्तन अभी नहीं, माने सारे परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं और हम लोग उस दिशा में लगातार निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, उसके इम्प्लीमेंट को लेकर भी हम लोग लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज का भी मन बने उसको लेकर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप अपने सामान्य जीवन और अभी पदभार के साथ दोनों में क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं? सामान्य जीवन में अगर यूँ कहे तो जो पहले का जो एक कहे कि एक युवा का एक जो जीवन होता है, वो एक कहे तो एक स्वतंत्र चिड़िया की तरह होता है। उनके मन में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वो खाना है, कैंपस जाना है और एक परिवार का जो जीवन, समाज का जो जीवन होता है वैसा रहता है। लेकिन जब इस दिशा में हम आज यहाँ पर हैं तो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारियाँ हैं। जिम्मेवारियाँ मीन्स कि कोई ऐसा नहीं कि कोई पनिशमेंट वाली जिम्मेवारियाँ हैं। ये क्या है कि स्वयं से हमने ये जो है प्रण लिया है, यानी कि स्वयं के प्रेरणा से समाज के लिए हमको काम करना है। तो इस नाते मेरे ऊपर ये जिम्मेवारियां रहती है कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई समस्या अगर होता है तो हम उसके समाधान को लेकर बात करते हैं, अलग अलग बातों पर लेकर हम चर्चा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। तो आज जो इस प्रकार का जीवन में जो परिवर्तन आया वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के इस प्रकार के कामों के माध्यम से, अलग अलग कहे कि आंदोलन के माध्यम से, अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलने के बाद और बुद्धिजीवियों से बातचीत करने के उपरांत जो मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वो वास्तव में वो जीवन और इस जीवन में बहुत अंतर है। इस जीवन में यह सीख तो ज़रूर मिलता है कि समाज के लिए करने के लिए एक दिन मात्र करने से नहीं होगा, इसके लिए आपको निरंतर करना पड़ेगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, भारत के प्रत्येक युवाओं को शिक्षा के साथ साथ समाज के निर्माण में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस नाते हमको उनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ परिवर्तन की बात कर सकते हैं। आपकी जो कहानी रही, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानी है, काफ़ी रोचक है। आपने अपना बहुमूल्य समय जो हमें दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंच के माध्यम से हमें भी अपने बारे में कहने का अवसर मिला, आपको भी हमें जानने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त